कि आप कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं। ये जो कुर्मी जा रहे हैं, खिसक रहे हैं, जाओ और आप उनको लामबंद करो। तो क्या रणनीति है आपके पास कि आप कुर्मी समाज को रोक कर रखें? बाद कुर्मी निकल के आते हैं जो कभी कभी धर्म के खिलाफ होते हैं। हर जिले में, हर मंडल में दौड़कर फिर सबसे मिलूंगा। कि बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव ने साथ में राजनीति। बेनी प्रसाद वर्मा को एक लिमिट में रोक किया गया और मुलायम सिंह यादव कितने बड़े नेता थे। ऐसा ही मुलायम सिंह यादव लोगों को बढ़ाते भी थे, फिर लोगों को गिराते भी थे। हाँ, करते थे। आपको कब लगा कि राजनीति में आना चाहिए? 85 तक सीधे हम पर संघ की जिम्मेदारी रही है। तो 85 में यह तय हुआ कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना चाहिए। जो इमरजेंसी का दौर था, क्या बहराइच में आप काम करते थे? कि उसी समय संघर्ष की पराकाष्ठा और उससे हमको जूझना पड़ा। तो क्या महसूस हुआ कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया? हमको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, कोऑपरेटिव को बनाया गया। जिस समय मैं आया था तब कोऑपरेटिव माने शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव। आपकी विधानसभा जो आती है ब्रिजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र में आती है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? कैसे नेता हैं? भगवान ने उनको काफी संपत्ति दी है और वो बहुत खुशहाल हैं। बहराइच की अगर मूल समस्याओं की बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बहराइच में शुरू से रही हैं और उसका सुधार सरकार कर नहीं पा रही है? कोई बाढ़ है। दूसरा, बॉर्डर पर होने के कारण नेपाल की सारी गतिविधियां जो है, तस्करी है, ये सब है, ये लगातार चलता है। इसमें पीडीए की राजनीति चल रही है, पीडीए का हल्ला बोल रहे हैं। ये पीडीए तो खुद परिभाषित ही नहीं कर पा रहे, पीडीए है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं रमन मिश्रा। भारत की राजनीति को समझना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। बड़े बड़े शिक्षाविद, पत्रकार और तमाम ऐसे स्कॉलर जो इस राजनीति को समझने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन भारत की राजनीति ऐसी है जिसे पूरा कोई समझ नहीं सकता है। हालांकि लोग प्रयास करते हैं पुराने लिखे किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, लेकिन भारत की राजनीति को समझना हो तो सबसे अच्छा जो साधन है वो है उन नेताओं से समझना जिन्होंने 50 साल 60 साल इस राजनीति को दिए हों और उनका बड़ा अनुभव हो। आज हम भारत की और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए बात करेंगे लगभग 6 दशक यानी 60 साल से राजनीति में सक्रिय पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी से। हम इनसे इनके जीवन के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतार चढ़ाव आए इसके बारे में भी हम इनसे समझेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकालेंगे, कुछ ऐसा टटोलेंगे जो आज तक लोगों को नहीं पता। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, आपका बड़ा अनुभव रहा है, 79 साल उम्र है आज आपकी। आपका जो जन्म हुआ था वो आजादी के पहले का है जी। कैसे पहली बार आपको कब लगा कि राजनीति में आना चाहिए और आप किससे प्रेरित होकर राजनीति में आए? देखिए, किसी से प्रेरणा लेकर या ये अनुभव करके मुझे राजनीति में आनी चाहिए, इस तरह से मैं राजनीति में नहीं आया। वास्तव में 62 में मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। मेरे साथ एक नंद किशोर करके एक विद्यार्थी पढ़ता था। उनके ही गांव के, उन्हीं के घर के रुद्रसेन चौधरी जी नानपारा से एमएलए का चुनाव 62 में जनसंघ से लड़ रहे थे। क्योंकि हमारे साथ के थे वो थे, इसलिए स्वाभाविक एक मन में था उस राजनीति में आना या राजनीति क्या है ये भी नहीं जानते थे। केवल एक आकर्षण था कि वो बताते थे कि चलिए माइक से बोला जाएगा। तो उस माइक से बोलने के आनंद में वहां पहुंचे तो एक स्लिप पर लिखकर वो देते थे और उसी स्लिप पर लिखकर जितना 1 घंटा आधा घंटा बोलते थे और बाहर आकर लोगों से बड़े शान से कहते थे आज माइक से हमने प्रचार किया। यहां से मेरी शुरुआत हुई। आप जैसे आपके बारे में हमने पढ़ा तो पता चला कि आप बहुत पहले एबीवीपी से जुड़ गए थे। हाँ, एबीवीपी थे और आरएसएस बाद में आरएसएस और भाजपा से होते हुए आप विधानसभा पहुंचे और फिर कैबिनेट मंत्री भी बने। ये सफर आपका कैसा रहा? अगर कम शब्दों में क्योंकि आपका बड़ा अनुभव और बहुत सारे किस्से यादें हैं, लेकिन कुछ समय में अगर बताना हो तो ये सफर आपको कैसा लगा? देखिए, सामान्य रूप से मैं 62 में जो मैं बता रहा हूं तभी मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया और वह संघ का स्वयंसेवक। तब आपकी उम्र कितनी थी? तब आपकी उम्र कक्षा 9 का मैं विद्यार्थी था। 1945 आपकी जन्म तिथि है। ऐसे कुछ रहा होगा।
और उसके बाद मैं संघ से जुड़ गया और संघ से मैं जुड़ा रहा हूं 85 तक। सीधे हम पर संघ की जिम्मेदारी रही है, कोई न कोई जिम्मेदारी रही। 85 में यह तय हुआ कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना चाहिए। संघ के लोगों का मन था तो मुझे महामंत्री बना दिया गया जिले का। महामंत्री जिले, उसमें जिला बड़ा था, आज तो जिला का बंटवारा हो गया है, श्रावस्ती वो सब अलग हो गया। आपको बता दें कि मुकुट बिहारी वर्मा जी खासकर जो इनकी जन्मभूमि रही है वो बहराइच जनपद, जो कि नेपाल से सटा जनपद है, लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर इनका जन्म हुआ और वही इनकी कर्मभूमि भी बनी, जो कि कैसरगंज वहां विधानसभा है। पहले भी एक चुनाव लड़े 90 के दशक में, लेकिन बहुत कम 200 लगभग 220 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन पहली बार 2002 में ये वहीं से कैसरगंज सीट से, पहली बार कैसरगंज सीट से ही विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। और आप बहराइच से ही राजनीति इन्होंने की है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो फिर मैंने संघ के बाद 85 में 85 में मुझे कहा गया कि आप राजनीति में काम करेंगे, तो मैं राजनीति में आ गया और यहाँ महामंत्री बना दिया। उसके बाद यहाँ काम शुरू कर दिया। किसने आपके अंदर किस प्रतिभा को देखा? आरएसएस के किस प्रांत प्रचारक या किसने कि आप पहली पार्टी आपकी जनसंघ रही या भाजपा? भाजपा। भाजपा, यानी आप 80 के बाद में मूल 85 में आप राजनीति में। तो किसने आपके अंदर का वो कौशल देखा? एक राम नरेश जी जिला प्रचारक थे और राम लखन जी विभाग प्रचारक थे। इन दोनों लोगों के समय में ये तय हुआ कि अब आपको यहाँ आवश्यकता है राजनीति में, तो राजनीति चले जाइए। तो मैं राजनीति चला गया। 85 में आप राजनीति में है, 62 से 85 लगभग 30 साल 28 साल का समय हो गया। इतना दिन आपने जन सेवा की। इसके बीच में एक समय आता है इमरजेंसी का। माना जाता है आज तक भारत की सियासत में 3 ही बार सबसे ज्यादा नेता पैदा हुए। एक तो आजादी के बाद में पैदा हुए, ये दूसरा इमरजेंसी के बाद में पैदा हुए, और तीसरा 2014 वाली जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, जो आंदोलन हुए उसमें, और एक मंडल आयोग, 4 बार नेता। एक जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद में नेता बने। जो इमरजेंसी का दौर था, क्या बहराइच में आप काम करते थे? हाँ, इमरजेंसी का दौर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस माने में महत्वपूर्ण है कि उसी समय संघर्ष की पराकाष्ठा और उससे हमको जूझना पड़ा। मैं उसमें नगर कार्यवाह था और नगर कार्यवाह के नाते नगर में जो जितनी गतिविधि होती थी वो सब हम सब लोगों के सन्निकट रहती थी। आपातकाल जिस दिन घोषणा हुई उस समय वहां लोगों को पकड़कर सबसे पहले 1 आध लोगों को बंद किया, कुश बहादुर मिश्रा को, और उसके बाद धीरे धीरे 2-4 लोगों को बंद किया। सतर्कता लोगों की बढ़ गई कि आप कैसे भी अपने को बचाइए। लेकिन जिस दिन संघ पर प्रतिबंध लगा उसी दिन सवेरे हम लोगों के घर पर छापा पड़ा, और मेरे घर पर छापा पड़ा तो मुझे पता था कि छापा पड़ सकता है क्योंकि आशंका हो गई थी। और इसलिए मैं घर में जैसे पुलिस बाहर आई मैं घर के अंदर गया, दरवाजा खोलकर एक दूसरी तरफ मैं भागा। पुलिस ने हमारे सारे दरवाजों को देखा, क्योंकि मैं केवल अंडरवियर पहने भाग रहा था, इसलिए मैं भागकर बहुत दूर 1 किलोमीटर पानी में भागता हुआ, पानी बरस रहा था तो पानी बरसता हुआ भागकर दूसरे के घर में चला। तो बाढ़ वाला क्षेत्र भी है और सड़क वड़क रही नहीं होगी तो बड़ा संकट रहा होगा। हाँ, भाग कर गए, दूसरे घर में छुप गए। उसका उससे एक सुविधा हुई, पानी बरस रहा था और पानी था, इसलिए पुलिस हमारे पीछे दौड़ी नहीं। कुछ देर तक दौड़ी, उसके बाद हमको छोड़ दिया पुलिस ने, हम भाग के चले गए। तो उसके बाद फिर पूरी इमरजेंसी पुलिस ने मेरे घर को कुर्क किया। हमारे सामने वाली जो दीवार थी पीएससी की, उससे उस दीवार को गिरा दिया। घर में एक भी सामान छोड़ा नहीं, इवन सिल बट्टा छोड़कर झाड़ू तक उठा ले गए, एक भी सामान नहीं छोड़ा, बिल्कुल बाहर कर गए। मेरी छोटी बेटी उस समय बच्चों का खिलौना एक जूते के डिब्बे में जो और मिट्टी के खिलौने रखे थे उसको भी फोड़ कर वहीं और वो करके तब पुलिस गई थी, बिल्कुल वो मचा दिया। समय तो सूचना का बड़ा अभाव था। आज तो तुरंत लोग व्हाट्सएप कॉल करके देख लेते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे लंदन। बगल में आप रहते रहोगे तब भी परिवार वाले चिंता में कि कहाँ गए, उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। कैसे आप परिवार से कैसे बात? परिवार उस समय बहराइच से परिवार भाग गया। परिवार भी जिस समय पुलिस का ये सब आया तो परिवार भागकर गांव चला गया, और गांव पर भी पुलिस का बाद में छापा पड़ा। लेकिन वहां गांव में एक डाउट क्रिएट हो गया
मैं दत्तक पुत्र हूँ और मुझे लोग दत्तक पुत्र के नाते प्रधान का बेटा जानते हैं, लेकिन मेरे बाप, असली बाप भी वही गांव में, वही सगे भाई हैं, इसलिए जो रहते हैं, तो उनको जब कोई पूछता था फलाने कि पिताजी का क्या नाम, तो पिताजी का नाम, मेरे रियल पिताजी का नाम बताते थे। आप गोद लू अडॉप्टेड थे आप? हाँ, तो इसलिए अब वो बाकी लोग जानते थे मैं जैसे आप वर्मा है, आपके जो मूल पिताजी थे वो भी उसी बिरादरी से सगे भाई थे। अच्छा, सगे भाई से ही अडॉप्टेड थे। हाँ। यानी राजनीति आपको भी पंचायत स्तर की विरासत में मिली थी। हालांकि उसके आपने बड़ा संघर्ष कर आगे बढ़ाया। बात की जाए, जब आप पहली बार चुनाव लड़े विधानसभा का, हाँ, कौन था प्रदेश अध्यक्ष, कैसे टिकट मिला आपको, चुनाव लड़े, कम वोट से हार भी गए, बड़ा दुख हुआ होगा, लगा होगा, बताइए 40 साल का सफर है, खत्म हो गया, फिर आप उभरे, इसके बारे में बताइए। उस समय माने कल्याण सिंह जी नेता थे और माने कलराज जी उस समय अध्यक्ष थे, और उन सब में हमारे बारे में लोगों की धारणा ये थी कि क्योंकि मूलतः मैं रहने वाला बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर का हूँ, कैसरगंज यहाँ दूर है, लेकिन क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा, जिला कार्यवाह रहा, इसलिए पूरे जिले में मेरी गतिविधि है, ये लोग मानकर उत्तर का रहने वाला हूँ, मुझे दक्षिण बहराइच के दक्षिण कोने पर मुझे कहा गया वहां से चुनाव लड़ेंगे। खैर, जो आदेश हो गया वहां हम पहुंच गए, और इस क्षेत्र में मेरी नातेदारी रिश्तेदारी इस प्रकार कुछ नहीं था, मेरे क्षेत्र में तो था, इस क्षेत्र में आपकी गिनती उस समय भी यानी होती थी कि आप जनपद के लोकप्रिय नेता, चाहे जहां से लड़ा दो। हाँ, ये मानते थे लोग, तो इसलिए अपने आप उसी क्षेत्र में हमने काम किया। और मेरे सामने, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट थी सपा की, राम तेज यादव हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। राम तेज यादव बहुत ही प्रिय थे माननीय मुलायम सिंह यादव के, तो इसलिए सारे लोगों का ये था कि एनी हाउ हमको हराना है, उनको जिताना है। मुझे तो लास्ट में मेरा छोटा भाई जो काउंटर पर था, उसने कहा था आप 107 वोट से जीत गए, लेकिन तब तक हुआ नहीं, अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई, फिर मुझे कहा गया 234 वोट से हार गए। यानी आप वैसे हरा दिए गए थे जैसे आज विपक्ष वाले इल्जाम आपकी पार्टी लगाते हैं क्या? देखिए, विपक्ष वाले क्या लगा रहे हैं तो दूसरा, हम तो टेबल पर हारे। अच्छा, लेकिन अगर बात करें कि जब आप विधायक हुए, उस समय भी सरकार आपकी पार्टी की नहीं थी। एक बार थी, 1 साल तक पार्टी नहीं, 2002 में कुछ दिन रही, कुछ दिन थी, उसके बाद मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आप विपक्ष के विधायक रहे। हाँ जी। फिर आप दूसरी बार भी विपक्ष के विधायक रहे। हाँ। फिर आपको सत्ता, आपकी पार्टी सत्ता में आई और आपको कैबिनेट मंत्रालय सहकारिता मिला। कितना आपको, जब आप मंत्री बने, आपको क्या महसूस हुआ कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया? सामान्य रूप से कार्यकर्ता के नाते ये था मन में कि हाँ, हमको अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिल रहा था, मिला। पार्टी ने उतना अवसर दिया जितना हम सोच नहीं पाए थे। हमको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, कोऑपरेटिव को बनाया गया, लेकिन कोऑपरेटिव के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, एक्चुअली ABCD नहीं जानता था। मैं नहीं मानता था कि मुझे मिनिस्टर बनाया जाएगा तो कोऑपरेटिव बनाया जाएगा। सोच रहे थे कोई गन्ना बना देगा, कोई कृषि बना देगा, मैं जंगल के किनारे रहता हूँ, कोई जंगल बना देगा, तमाम गन्ने जंगल है बहराइच। हाँ, तो इसके कारण बना देगा। हमको बनाया गया कोऑपरेटिव का। मैंने कई लोगों से पूछा, भाई कोऑपरेटिव का मामला तो हम नहीं जानते। कई लोग व्यंग करने लगे, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग, कि वो बड़े बड़े उनके मसीहों का है, उसे आप डर पड़ गए, क्या होगा। खैर, हमने फिर 5 दिन लगातार जितने विभाग के लोग थे सबसे बुला के केवल समझना, और मैं कह सकता हूं कि जिस समय मैं आया था तब बीजेपी का व्यक्ति कोऑपरेटिव से दूर भागता था। किसी भी सोसाइटी में कोऑपरेटिव के अध्यक्ष बहुत कम थे। बड़ी सोसाइटी, छोटी सोसाइटी, सारे पदों पर सपा के लोग ही बैठे थे। लोगों की धारणा थी कि कोऑपरेटिव माने शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव। कभी मुलायम सिंह यादव रहे, कभी कोऑपरेटिव पर कब्जा उन्हीं का, यादव परिवार का। हाँ, और मैं जब पहुंचा तो 50 में से 48 पर सपा के लोग अध्यक्ष थे, 2 पर केवल बीजेपी के लोग थे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट में संघर्ष करके 49 पर अपने बैठाए। 1 पर शिवपाल यादव स्वयं अध्यक्ष थे एक सोसाइटी के, वो अध्यक्ष रह गए, और उनको उस समय लोगों ने कहा हो गया, इनको रहने दीजिए, ना डिस्टर्ब करिए, तो बाकी सब रहे। हालांकि 5 साल आपने अच्छा चलाया।
हाँ, हमारा काम मेहनत करना था, किया। उसमें मेरी एज 76 की हो गई थी। मैं जैसे 75 क्रॉस कर रहा था, वैसे मुझसे कहा गया था, मुकुट जी अब आप 75 क्रॉस कर रहे हैं, सोच के चलिएगा। तो हमने अपने आप मन में बना लिया था 75 क्रॉस करने, कह दिया है तो कहीं कह सकते हैं। जिस समय टिकट की बात हो रही थी, उसमें बुला के मुझे कहा गया आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 75 से ऊपर हो गए हैं। अब आप सोचिए वहां कौन लड़े। तो हमने बेटे के नाम का सजेशन दिया। अगर आपके समर्थकों का कहना है कि आप लड़े होते तो आप फिर विधायक बनते और फिर मंत्री बनते। मैं तो समय बताता, अब जो आप है। 75 हुए, आपका टिकट नहीं दिया गया और मोदी जी 75 के 17 को होने वाले हैं, लोग कह रहे हैं मोदी जी इस्तीफा देंगे या फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। आपकी क्या मांग है, क्योंकि आप भी उसी पार्टी में जब से मोदी संघर्ष किए होंगे। मोदी जी 1950 का जन्म है, आपका 45 का है, आप उनके सीनियर हैं और वो अभी राजनीति कर रहे हैं। देखिए उस समय जो समय का हुआ था, उसमें हम ही नहीं, हमारे जैसे दसियों लोगों का टिकट काट दिया गया था 75 के कारण। अब आप देखिए हमारे हम जो थे अपने बरेली वाले अग्रवाल साहब, और ऐसे माने एक लंबी सूची है जिनकी टिकट काटे गए, और जिनके बेटों को टिकट दिया गया ऐसे दो ही लोग थे। एक मैं था और दूसरे थे ये पीलीभीत के एक ये क्या नाम, अवैस रामचरण वर्मा। रामचरण वर्मा किसान परिवार के हैं, उनके बेटे को टिकट मिला था, मेरे बेटे को मिला था। बाकी बड़े बड़े लोग के बेटों को टिकट नहीं मिला। माने हृदय नारायण दीक्षित जी को भी इसी उम्र के कारण हुआ था, टिकट नहीं मिला। अग्रवाल साहब के टिकट नहीं मिला। एक लंबी सूची थी, 10-11 लोग थे। तो अब अपने आप मेरी शिकायत दूर हो गई, क्योंकि जब सब 75 से ऊपर वालों कट गया तो मेरा कट गया, इसलिए कोई बात नहीं थी। हम बेटे को मिल गया था, मैं सोचता था बेटा जीत जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रचना है वो ऐसी है कि वहां अल्पसंख्यक 1,46,000 है। मैं उसी आपकी विधानसभा पे आ रहा था। कैसरगंज जो है मुस्लिम डोमिनेंट विधानसभा मानी जाती है जी, ज्यादा नहीं है, लेकिन इस मात्रा में है कि अगर मुस्लिम के साथ कोई एक वर्ग जुड़ जाए तो वही पार्टी चुनाव। हाँ बिल्कुल यही होता है। ऐसी सीट पर आप 3 बार विधायक रहे। क्या लगता था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सब हिंदू वोट के नाम पर पोलराइजेशन करके वो सीट जीत सकती है? देखिए दो चीजें हैं। एक तो 2 चुनाव जो मैं जीता 2002 और 2012, इस समय 2002 और 12 दोनों में बीजेपी की बढ़त उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर हालत में बीजेपी 40 और 47 के बीच में रही दोनों में, और उसमें भी जो सीटें मिली थी बीजेपी को मैक्सिमम शहरों में मिली थी। बरेली, लखनऊ, महानगर, कानपुर, ऐसे बनारस, गोरखपुर, इन सबसे सीटें थी। जैसे मैं जब पहली बार जीता था तो 47 में से 25 सीट शहरों की थी, 22 सीट ग्रामीण की थी। उसमें से हमको जीत मिली थी। लेकिन जीत मिलने के पीछे जो कारण था केवल ये था, सीधे हैं, सरल हैं, मिलते हैं, कभी बात कर लीजिए, झूठ नहीं बोलते, इस प्रकार की जो चर्चा फैल गई थी, उस चर्चा ने हमको आज तो लोग कहते हैं जो सरल होगा वो तो राजनीति कर ही नहीं पाएगा। लोगों की इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं। आज दुर्गा पूजा है, कल जागरण है, आज लड़का मूड़न है, काल बरही है, शादी है। हाँ, सब में जाना पड़ता है, न जाइए तो एक वही एक इशू होता है। अच्छा, बहराइच के राजनीति जो है, क्या लगता है बहराइच की राजनीति में कभी एक व्यक्ति का दौर नहीं रहता है? वहां पर 1-2 विधायक दूसरी पार्टी के जीतते हैं, कुछ विधायक दूसरी पार्टी के जीतते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रभाव सबका रहता है, या फिर किसी एक व्यक्ति का वहां सिक्का चलता है? देखिए 3 बार ऐसा हुआ है। 67 में वहां 9 विधायक और 2 सांसद, कुल इतनी ही सीटें थी। ये सब बीजेपी को मिली थी, जनसंघ को मिली थी। और उसका कारण था कि उस समय 2 महारथी के नायर, ये अपने करुणाकृष्ण नायर, वो जो वहां से चुनाव लड़े थे एमपी का, उनकी पत्नी शकुंतला नायर लड़ी थी। तो उस समय लोगों को कुछ सोचना नहीं था। जिस गांव में बात करी वो कहता भैया नैहरवा को वोट दे, और नैहरों को वोट करके सब उन्हीं को दे रहे थे। नैहर के नाम नैहर हो गया। हाँ, नायर के बजाय से नैहरवा कहते थे, और सबको मैक्सिमम सारी सीटें जीती गई थी। दोबारा ये स्थिति बनी 77 में इमरजेंसी के बाद, उसमें भी सब जीती गई किंतु एक छोड़कर। और तीसरी बनी 91 में,
91 में भी सारी सीटें जीती गई, एक सीट छोड़कर। उसके बाद ये स्थिति नहीं बनी। हाँ, ये जरूर है कि जब 17 में वह स्थिति फिर से आई मोदी की लहर में, लेकिन 17 में भी हम एक सीट नहीं जीत पाए। कौन सी सीट थी? मटेरा। मटेरा। बहराइच की अगर मूल समस्याओं की बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बहराइच में शुरू से रही हैं और उसका सुधार सरकार कर नहीं पा रही है, कोई भी सरकार? देखिए, एक तो बाढ़ है, दूसरा बाढ़ तो धीरे से अब कम हुई है, लेकिन उसके साथ अब जंगल से सटे होने के कारण जंगली जानवरों का आतंक कहीं ना कहीं रहते ही है। तीसरा है बॉर्डर पर होने के कारण नेपाल की सारी गतिविधियां जो है, तस्करी है, ये सब है, ये लगातार चलता है। ये दो तीन चीजें प्रमुख रूप से वहां बाह्य उसकी है, जो अपने आप वहां की डेमोक्रेसी को, वहां के रहन सहन को, वहां उनके उसको प्रभावित करते हैं। कोई कंट्रोल पुलिस का या किसी सिस्टम का नेपाल से, जो आपने तस्करी की बात की है, बहुत बार ऐसी डॉक्यूमेंट्री ऐसे लोगों ने रिपोर्टिंग की है, तमाम चीजों की तस्करी बॉर्डर की इस पार उस पार होती है। हाँ। यहाँ लोग अपराध करके नेपाल जाने का कल्चर तो गोंडस गोरखपुर का बड़ा पुराना रहा हाँ। है बहराइच से। हाँ। क्या लगता है इसे कैसे सही किया जा सकता है? अब वास्तव में देखिए, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में अभी परिस्थिति बनी है, अचानक से वहां पर कुछ ही घंटों में देखिए सर तख्ता पलट हो गया। अगर वहां पे भारत सरकार कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि जिस तरीके से आवागमन वहां बड़ा आसान है दोनों देशों के बीच में, तो किसी दिन क्या उसका प्रभाव बहराइच के होते हुए, बलरामपुर के होते हुए भारत में भी पड़ सकता है? नहीं नहीं, पर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। कारण है कि दोनों की राजनीतिक रचना में बहुत अंतर है। वहां की सारी राजनीतिक रचना में छोटे और बड़े का बहुत बड़ा अंतर है। वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, और यहाँ उसके अपेक्षा काफी अच्छा है। वो क्षेत्र छोटा है, यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इस सब के कारण वह तो तुरंत तो नहीं हो सकता। क्षेत्र तो प्रभावित हो सकते हैं ना, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच प्रभावित हो रहे हैं। वो तो काफी कुछ प्रभावित होते हैं, जैसे किनारे किनारे अभी आप कोऑपरेटिव के मंत्री रहे हैं। हाँ। अभी तमाम ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें इस बॉर्डर से खाद, लोग यहाँ खाद नहीं मिल रही और वहां तस्करी की जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होती है, ये तस्करी होती है, और इसको कठिनाई उधर से भी होती है, इधर से भी होती है, और उस तस्करी को रोकने के लिए जो प्रयास होते हैं वो बहुत सफल नहीं होते हम बहुत सारे उसमें। लेकिन जब थोड़ी शक्ति, जब से एसएसबी है, एसएसबी के कारण थोड़ी कंट्रोल है। जब एसएसबी नहीं थी तब तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन जब से एसएसबी आई है तब से उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है। लेकिन तो भी हम कहें कि पूरी तरह नियंत्रित है तो गलत होगा, पूरी तरह नियंत्रित नहीं है, अभी हो रहा है। जिस तरीके से, क्योंकि आप जो भी चीजें चाहे सरकार की हो चाहे संगठन की हो, बहुत अच्छे से आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी आपकी बातचीत हुई, जिस तरीके से बिहार के मजदूर पूरे भारत और बाहर भी मिलते हैं, उसी तरीके से अगल बगल के जितने महानगर हैं बहराइच के, वहां पर बहराइच के ज्यादातर लोग वहां पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी लगभग पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो आर्थिक व्यवस्था दूसरे प्रदेशों में कमा कर चलती है। लेकिन सबसे लो ग्रेड जो मजदूरी होती है बहराइच के लोगों की, चाहे गन्ना छीलने का काम हो, चाहे लिंटर ईटा कंस्ट्रक्शन के काम में हो, सड़क पर, लखनऊ में आपने देखा होगा कितने बहराइच के लोग आते हैं, सड़कों पर सोते हैं। हाँ। आखिर क्या कारण है? ऐसा उनका कोई माइंड सेट है या फिर इतनी गरीबी है कि वो बेचारे कमरा लेकर नहीं रह पाते? देखिए, वहां से यदि वो खेती में मन लगाकर वहां जुटा जाए तो खेत की स्थिति ये है कि वो सब देने में क्षमता रखती है। बड़े बड़े जो खेत वाले हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके लिए तो वो कह सकते हैं कि उसका वो नहीं निकलती, लेकिन छोटा किसान कम खेत में ही अपनी जीविका, अपना परिवार को चला लेता है। लेकिन उस अच्छी इनकम के लिए और सहजता से पैसा मिलता है, इसलिए यहाँ वो चला आता है, यहाँ मजदूरी करता है। और जब यहाँ मजदूरी करने आता है तो उसको कष्ट स्वाभाविक है रहता है, नहीं पैसा है तो सड़क पर सोएगा। लेकिन बहराइच के बहुत सारे लोग केवल लखनऊ और इन्हीं सब में नहीं, और भी सब जगह भागकर सर्विस कर रहे हैं। नहीं, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में है। हाँ। लेकिन बहराइच के लोग जिस तरीके से हमने बताया कि सड़क पर सोने वाला जो कार्य, लखीमपुर और बहराइच दो जनपदों के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक, अब हम सवाल करते हैं, आप कोऑपरेटिव मंत्री रहे,
खाद की जो किल्लत है हर वर्ष क्यों आ जाती है? कुछ लोग तो कहते हैं नैनो यूरिया प्रचार करना इसलिए सरकार ही जानबूझ के कम कर देती है। में मुख्य कालाबाजारी भी सामने आती है, गोडाउन भरा रहता है, खाद मिलती नहीं है। क्या लगता है आपको हर वर्ष ये समस्या आती है? देखिए, और हर सरकार वर्ष इसे सॉल्व नहीं हर कर वर्ष नहीं आती। एक दो इस साल वर्ष से तो मैं देखिए देख बहुत रहा आया है। हूँ। मुझे ध्यान है कि हम सब लोगों के समय में उधर आया था, तो हमने बहराइच में अलग से सिलवरिया में एक रैक बनवा दिया। पहले समस्या आती थी कि गोंडा में खाद उतरती थी, तो गोंडा में जब उतरती थी तो 4 जिलों के लिए उतरती थी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो पता लगता था कि गोंडा के लोग जितना चाहते थे उतना बहराइच को देते थे, जितना चाहते थे बलरामपुर और श्रावस्ती को देते थे, बाकी रोक लेते थे। अब उसके परिणाम स्वरूप मैंने ये किया, जब मैं पहुंचा मंत्री बना तो मुझे ये बात दिमाग में आई, तो मैंने रैक एक बहराइच में बनवा दिया चिलवरिया में। पता लगा कि बहराइच का और श्रावस्ती की खाद अब गोंडा नहीं उतरेगी, बहराइच में उतरेगी। तो उसका परिणाम हुआ कि खाद की यहाँ आपूर्ति बनी रही। इस बार खाद की दिक्कत जरूर रही और काफी रही, माने वो ये नहीं कि केवल हल्की फुल्की रही। लेकिन एक जो दो लेकिन चीजें, सरकार क्यों हमेशा कहती है कि खजाना भरा हुआ है, कोई ले नहीं पा रहा, कि सरकार ये बयान क्यों देती देखिए है? खाद तो है, सरकार ठीक कह रही, खाद है, लेकिन खाद की के गोदामों पर जो भीड़ पहुंचती है, जब उसको ये पता हो जाता है ये चीज दिक्कत है, नहीं मिलने वाली, तो जिसको 2 की आवश्यकता है वो 5 लेने लगता है, 10 लेने लगता है। जैसे भी लाइट ना आनी हो तो लोग मोबाइल चार्ज सब लगा देंगे, कम चार्ज होगा। हाँ, तो इस प्रवृत्ति के कारण होता है। जो बहुत सक्षम किसान होता है वह इस मौसम से पहले ही खाद खरीद के रख लेता है। बाकी ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनकी आवश्यकता 2 की है तो 5 ले जाते हैं, और ऐसे भी लोग मिले हैं, दसियों ऐसे मिले हैं जिनको नहीं आवश्यकता है, लेकिन सवेरे से आए, लाइन में लग गए, 2 बोरी पा गए तो 2 बोरी पर उनका 500 रुपए की बचत हो गई। अब राजनीति से जुड़ा सवाल है। कुर्मी समाज से आप आते हैं, कुर्मी समाज के बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है। इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है राजनीति का, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस है, कोई पार्टी, उसमें कुर्मी समाज का जो है एक बड़ी हिस्सेदारी है, जनप्रतिनिधियों में भी और बाकी कार्यकर्ताओं में। इस बार चर्चा है 2027 में अखिलेश यादव और उनके नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि कुर्मी समाज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कुछ चुनाव में रहा, 22 में हालांकि अपना प्रत्याशी देखकर वो चुनाव उसने वोटिंग की, लेकिन इस बार ज्यादा तौर पर वो शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कारण है उसका, कुर्मी समाज बैकवर्ड में अच्छी स्थिति रखता है। यहाँ यादव और कुर्मी दोनों ने मिलकर कभी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया। मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा दोनों लोग एक साथ एक बराबर के राजनीति में आए थे, किंतु जब मुलायम सिंह यादव को मौका मिला तो बेनी प्रसाद वर्मा को एकदम किनारे कर दिया। इस आघात को जानता है। हाँ, ये जरूर है कि 2024 में अखिलेश यादव ने कुर्मियों को थोड़ा महत्व दिया, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए बीजेपी की सरकारें रही हैं तो उसमें विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह, प्रेमलता कटियार, कितने उनके मिनिस्टर बनते थे, संतोष गंगवार सब। और अब वही सपन चले जाइए तो 1 कुर्मी मंत्री मिलेगा, 2 कुर्मी मंत्री मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। तो तमाम सांसद बना दिए वही तो बताया, 24 में बनाया, 24 में बनाया। जब उनको अनुभव हुआ देखिए ये गेम है, उन्होंने किया, लेकिन अब उसका परिणाम उनको वो नहीं मिलने वाला, वो नहीं सफल होंगे। कारण ये है कि कुर्मी की प्रवृत्ति है खेत से जुड़ा होना। खेत से जुड़े होने का मतलब है कि वो देश से जुड़ा होना। तो उसकी ये जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति उसको हर हालत में जो राष्ट्रीय सोच का होगा उसके साथ जोड़ के रखेगा। आप बात कर रहे हैं कुर्मी राष्ट्रीय सोच, लोग कह रहे हैं कुर्मी पहले कुर्मी देखता है उसके बाद पार्टी देखता है। अगर कोई ओसुक पार्टी से कुर्मी लड़ जाए तो पहले कुर्मी अपने भाई को वोट देगा, उसके बाद देखेगा पार्टी कौन सी है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो देखिए सब जातियों पर कहा जा सकता है इसको। लेकिन जातिवाद लोग कहते हैं इस समय जितनी भी जातियां हैं सब लोग अपने भाषण देखते हैं तो कहते हैं कुर्मियों से सीखना चाहिए, इनमें बहुत एकता होती है। क्या ऐसा है कि बस ऐसे ही बनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुख्य सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव ने साथ में राजनीति शुरू की। बेनी प्रसाद वर्मा को एक लिमिट में रोक दिया गया और मुलायम सिंह यादव कितने बड़े नेता बन गए।
हालांकि अंतिम समय मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, आज भी उनका परिवार समाजवादी पार्टी में है। लेकिन जिस तरीके से बेनी प्रसाद वर्मा को रोका मुलायम सिंह यादव ने एक बार झटका देकर माना जा सका। वैसे मुलायम सिंह यादव पे ये कहा जाता है मुलायम सिंह यादव प्रदेश के इकलौते नेता नहीं, देश के इकलौते नेता है जिन्होंने खुलकर अपनी जाति के लिए किया, अपने क्षेत्र के लिए किया, अपने दोस्तों के लिए किया, जो जो उनसे जुड़ा सबके लिए किया। हाँ, ये सही। लेकिन ये भी इल्जाम लगता है और बहुत जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा लोगों को दिया, लेकिन जब भी ज्यादा होने लगा तो छीन भी लिया। चाहे डीपी यादव हो, चाहे मित्रसेन यादव हो, चाहे रमाकांत यादव हो और चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, और ऐसे तमाम नेता, जब उन्हें लगा कि नेता मेरी बराबरी में आएंगे तो उन्होंने कहीं से धीरे से कंट्रोल कर दिया। क्या ऐसा सही है? हाँ, बिल्कुल सही। आपको कुछ ऐसी लगता है कि मुलायम सिंह यादव लोगों को बढ़ाते भी थे फिर लोगों को गिराते भी थे? हाँ, करते थे, सही। बेनी प्रसाद वर्मा जिसका जीता जागता उदाहरण आपने बताया। हाँ। और बात करें, इस समय पीडीए की राजनीति चल रही है, पीडीए का हल्ला बोल है और अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए ही जीतेगा। देखिए, पीडीए क्या लग रहा है 27 में पीडीए का देखिए, माहौल बन गया? पीडीए तो खुद परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं पीडीए है क्या। जब जो मौका पाते हैं वो बता देते हैं पीडीए ये है, अगड़ा भी बता देंगे, उसमें पिछड़ा भी बता देंगे, उसमें दलित भी बता देंगे, और क्या क्या बता देंगे, पंडित भी बता देंगे। कहते हैं 3% 10% का विरोध है और फिर पंडित भी बता देते हैं। हाँ, सब कह देते हैं। तो वो पीडीए को तो खुद नहीं डिफाइन कर पाए हैं। अब ये मानकर चलिए उनकी जो सबसे बड़ी वो है 2024 का जो चुनाव उन्होंने देख लिया और 2024 में उनको बहुत अच्छी बढ़त मिली। उस बढ़त के कारण जो कल्पना नहीं की जा सकती थी, उस बढ़त के कारण उनके दिमाग में ये है कि पीडीए के कारण ये हो जाएगा। लेकिन जो उनकी टीम है, जो उनकी सोच है, कार्य पद्धति है, वह सब के सब बहुत सीमित दायरे के है। देश का भला उससे नहीं होने वाला, प्रदेश का भला नहीं होने वाला। देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है, देश की तीसरी बड़ी पार्टी पीडीए के दम पर बन गई। और उनका कहना है कि ये पीडीए का इतना माहौल बन गया है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी समझे नहीं पा रहे हैं क्या करें ना क्या करें। लोग इंतजार कर रहे हैं 2027 का। अब हम तो ये नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि जो अभी बिहार का चुनाव होने जा रहा है, बिहार के चुनाव में आपको जितना उनका वो दिख रहा है, क्योंकि जो गणित उत्तर प्रदेश में वो सोच रहे हैं वही गणित बिहार में है। जैसे यहाँ अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है, वैसे वहां लालू यादव और तेजस्वी की है। वहां का परिणाम आपके सामने आ जाएगा। और हम नहीं मानते कि बिहार में किसी भी तरह से उनकी सरकार बनने जा रही है। यहां भी वही स्थिति आने जा रही है और जो यादव के अतिरिक्त जितना पिछड़ा है वह उनके साथ नहीं जुड़ने वाला है, बहुत कम जुड़ेगा। कारण उसका यह है कि पिछले उनके उदाहरण, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो बाकी सारे बैकवर्ड को काट के किनारे कर देते हैं, फिर उनके सामने यादव ही नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि आप कहना चाहते हैं, जैसे आपने खाद वाला उदाहरण दिया कि गोंडा उतरता था तो गोंडा वाले सब रख के जो मन कहता था वो देते थे। हाँ। पीडीए का मतलब सिर्फ यादव है, यादव बाद जो बचेगा वो कुर्मी, मौर्य, निषाद, राजभर मिलेगा। हाँ। लेकिन अभी तो 2024 में देखिए सिर्फ अपने परिवार को टिकट दिया यादव और सब बिरादरियों को दे दिया, निषाद, राजभर, जितने लोग किया उन्होंने 24 में प्रयोग किया, इसलिए कि पिछले अनुभव उनके जो थे और सत्ता में नहीं थे, सत्ता दूर दिख रही थी। तो जब सत्ता दूर दिख रही होती है तो आदमी को लगता है कि देख लो ये भी प्रयोग कर लो। यदि मिलने की संभावना होती तो इतना नहीं जीतते, नहीं देते। नहीं, यादव सब छांट के यादव देते, जितने बैकवर्ड के दिया नहीं देते। और उनसे यही कर रहे होते तो उनके साथ जो जुड़े थे वो सबके सब निकल गए ना। वो चाहे ये हो राजभर हो, फलाने ढंगा के जुड़ते हैं, जाते हैं, नहीं रखा। सवाल, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। इल्जाम सबसे बड़ा अफसरशाही का, जो आप लोग मंत्री थे तब भी झेल रहे होंगे, लेकिन अब सबसे जो माहौल बना है, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं अफसरशाही का विरोध कर चुके हैं। अभी कैबिनेट मंत्री जो राज्यपाल रहे बेबी रानी मौर्य ने विरोध कर दिया एक थानेदार का। उससे पहले आप देख लीजिए राही जी जो मंत्री हैं, सुरेश राही, प्रतिभा शुक्ला,
और ऐसे तमाम एक दो मंत्री हैं जिनको छोटे छोटे एसडीओ से कोई भिड़ जा रहा है, कोई थानेदार से भिड़ जा रहा है। क्या लग रहा है कि कोई मंत्रियों की सरकार में नहीं चल रही है? देखिए, ये तो सब सरकारों में हुआ है, किंतु इतना मानकर चलिए कि यह स्थिति चिंतनीय जरूर है और ऊपर तक और सारे लोग इस पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका बढ़िया निदान निकल कर आना चाहिए, कंट्रोल निकल के आना चाहिए और उसका एक ही उपाय है, सबके साथ बैठना, बैठकर चर्चा करना। इसका अभाव है। इसको संगठन जल्दी से जल्दी, जो प्रमुख लोग हैं, जल्दी से जल्दी सबको एक साथ बैठाकर और रणनीति बनाने की तैयारी करें। आप तो अब सीनियर नेताओं में हैं, आपके पास तो तमाम नेता जो विधायक उधायक हैं आते होंगे। क्या लगता है कभी योगी जी इस सब बातों में चिंता नहीं करते कि मंत्री नाराज है, विधायक नाराज है, विधायक प्रदर्शन कर दे रहा है, उनको इस बात की चिंता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि चिंता नहीं है, लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं उसमें। अब चिंता ना होती तो आप देखिए तुरंत कार्रवाई किया, जितनी घटनाएं हुई उन पर कार्रवाई किया। अब ये जरूर है कि वो कार्रवाई जो किया वह जब उनके समझ में आया तब किया। यदि उसी समय घटना होते समय ही लोगों को बैठा के कर लेते तो जरा और अच्छी होती। उसको एक दिन दो दिन समय लग गया। इस समय अखिलेश यादव विपक्ष का सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में बन नहीं रही है, यानी सीएम और पीएम में बन नहीं रही है। क्या लगता है ये चीज अगर जनता के मैसेज चली गई तो उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और 27 में भाजपा चली जाएगी? इसको जनता इस पर विश्वास ही नहीं करेगी कि सीएम और पीएम में बन नहीं रहा, क्योंकि पीएम का जो है वो इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा कैरेक्टर, इतनी बड़ी ख्याति है कि सीएम उसी में पार्ट है। ये उससे अलग होकर कुछ नहीं है। आप मानकर चलिए कि पीएम और सीएम के बीच में नहीं है कुछ, और ना जनता इसको विश्वास करेगी, ना मैं विश्वास करता हूं और ना जनता विश्वास करेगी। अब आपकी ये उम्र है, इतने दिन आप पार्टी में रहे, संगठन में रहे, संघ में रहे, एबीवीपी में रहे, कोई चैनल बचा नहीं। 2022 से में आपकी चर्चा चल गई थी, इतना आप संघर्ष करने के बावजूद आप पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या था वो वाकया एक बार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए ये तो मीडिया का खेल था। हाँ। मीडिया का खेल मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने स्वप्न में सोचा नहीं था कभी पार्टी से मुझे अलग होना है, लेकिन उस समय कुछ लोग गए, जैसे उसमें 3-4 बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग गए थे। तो अब बैकवर्ड में उस समय कुर्मी मंत्री में, कैबिनेट मंत्री में अकेला था, तो एक कुर्मी भी जोड़ना था, तो अब मैं अकेला था। तो जातीय गठबंधन बनाना पड़ा। हाँ, उनको ये लगता था कि वो ये साबित कर दें कि सारा बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड उसकी 2-3 जातियों का नाम दिया। अब कुर्मी भी किसको दे, तो कुर्मी मैं था, मेरा कहा। जैसे मैंने सोचा सुना, वैसे पहले उसका घनघोर वो किया और खंडन किया, और जो भी सोचते थे वो। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, ऊपर से नीचे तक किसी को विश्वास नहीं था कि मुकुट जी जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो शंका से चुक रहा हूँ सारी, उससे आया तो कोई नहीं मानता। तो आपसे किसी के पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई होगी? हाँ, नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा ना। अब बात करते हैं, अभी भी अब लगता है आपको अभी भी आप कोई पद चाहते हैं, कोई महत्वाकांक्षा आपकी राजनीति में बाकी है? देखिए ऐसा है, राज्यपाल, बड़े बड़े सीनियर नेता भी, आपके गंगवार जी राज्यपाल बने हैं और बड़े सीनियर नेताओं को राज्यपाल बना के सृजित कर रही है भाजपा। आपकी भी कोई अभी? देखिए पार्टी बहुत बड़ी है, या सिर्फ बेटा लॉन्च हो जाए बस इसलिए? बेटा लॉन्च हो जाए बस। और हमको तो पार्टी ने बहुत दिया, इतना दिया है पार्टी ने कि मैं जितना सोच नहीं पाया था उससे ज्यादा दिया, क्योंकि मैं भैंस की पीठ पर चढ़कर स्कूल जाने वाला व्यक्ति, और आज मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब पार्टी ने हमको दायित्व दिया। और जिस समय मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया तो भी मैंने सोच रहा था मुझे कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं 2-2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा, 2-2 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा। तो संगठन ने ये सारा दायित्व हमको दिया, हमने उस दायित्व पर ईमानदारी से काम किया। पार्टी ये मानती है कि मैं खरा उतरा हूं, उतरा कि नहीं उतरा मैं नहीं जानता। मान लीजिए पार्टी अब आपको यही जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि आप कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, कि जो कुर्मी जा रहे हैं, खिसक रहे हैं, जाओ और आप उनको लामबंद करो, तो क्या रणनीति है आपके पास कि आप कुर्मी समाज को रोक कर रखेंगे? क्योंकि कुर्मी तो 2 भागों में बटा है। एक तो आप जैसे बताते हैं कि आप बड़े हिंदूवादी कुर्मी हैं, एक कुर्मी बौद्ध वाला है, बहुत जो इंटेलेक्चुअल बहुत कुर्मी हो गए हैं, वहां भगवान बुद्ध की बड़ी चर्चा, बौद्ध धर्म की बड़ी चर्चा होती है।
कैसे आप रोक पाएंगे और कैसे भाजपा की तरफ लामबंद? बौद्ध वाला कुर्मी तो नहीं है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि एक आध कुर्मी निकल के आते हैं जो कभी कभी धर्म के खिलाफ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं मानता हूँ कुर्मी धार्मिक प्रवृत्ति का है, जितनी भी यानी सनातन उसका है, ये मानकर हम चलते हैं। और यदि हमको ये दायित्व मिला तो मैं वही जो करता था वही करूंगा। मैं फिर से हर जिले में, हर मंडल में दौड़कर फिर सबसे मिलूंगा। पहली बार कोई नहीं मानता था, मुझे टिकट दिया था कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन जो ऐसा आप पूछ रहे क्यों जीता, अम्बेडकर नगर जाके लड़ा दिया, वहां हाँ लड़ा दिया। मैं गया अम्बेडकर नगर, लड़ा, और बहुत कम समय में 20 दिन 22 दिन हमको लड़ने के लिए मौका दिया गया, और बाहरी था वहां, एक ऐसी गणित थी कि मैं हार गया। आप एक बात कीजिए, भगवान बुद्ध जो का हमेशा जिक्र जो है, बौद्ध धर्म का जिक्र हमेशा तमाम नेता हैं जो सनातन के विरोध में ही क्यों करते हैं? इसे आपने भी कभी एनालिसिस किया होगा कि उस तरह भगवान बुद्ध के जो भी उनके संदेश थे, जो भी उनका उपदेश था, उसे मानने का कभी जिक्र नहीं करते, कभी उसके प्रचार प्रसार का जिक्र नहीं करते। अरे भाई, लेकिन जब सनातन को गाली देना होता है तब वो ये ले आते हैं। देखिए, सामान्य रूप से ये है कि हम जो 10 अवतार मानते हैं उसमें 9वां अवतार भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। मत्स्य रूप, कच्छ रूप, 12 नरसिंह रूप, पर बामन, परशुराम, राम, कृष्ण, और उसके बाद बुद्ध, और फिर कलिक कहते हैं। 10 अवतार मानते हैं। तो उनको तो, बुद्ध को तो हमने अवतार माना है। वो लोग तो कहते हैं तो अब हिंदू लोग जबरदस्ती हमें जोड़ने के लिए अवतार लगा दिए हैं, बल्कि जब भगवाने नहीं है तो भगवान के अवतार कहाँ होंगे, आप बताइए। भाई, हम तो ये मान के चलते हैं, हम भगवान मानते हैं, इसलिए उनको भगवान मानते हैं। इतना पूछते भगवान मानते हैं। उनका उद्भव ही कहाँ कब हुआ है? उनका उद्भव, जो हमारी भगवान की परंपरा तो बहुत पुरानी होगी, और उनका उद्भव तो बहुत नजदीक बात का है। अब बढ़ रहे हैं। अब आप एक रिटायरमेंट के दौर में, अब जीवन आपका कैसे बीतता है, क्या आपकी दिनचर्या रहती है? बहुत आराम से बीतता है। बहराइच, लखनऊ और गांव, इनमें चक्कर लगाते हैं। एक काम करते हैं, जो हमारा सवेरे शाम उठने का, दौड़ने का, सवेरे जाने का, वो रूटीन वैसे ही है। तो कोशिश ये करते हैं घर में बैठे ना रहें। पार्टी ने कोई काम किया तो करते हैं, नहीं काम दिया तो हम अपने आप काम तलाश करते हैं। कुछ, हाँ, कुछ नहीं है तो हमारे कोई मित्र, पुराने मित्र हैं, बीमार पड़े हैं, चले गए, नहीं मिले हैं तो उनके यहाँ चले गए। एक सोचा है, खाली नहीं बैठेंगे, काम करते रहेंगे। कभी लिखते थे, एक पुस्तक लिख डाली थी। अब किन किन बड़े नेताओं से आप मिले, या फिर कोई बड़े नेताओं का कोई किस्सा? अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, और इस समय मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इनके साथ का कोई किस्सा आपका? मैं भगवान की कृपा से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहा। मैं कक्षा 11 का, उसका BA का विद्यार्थी था, और वो तो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, विद्यार्थी परिषद विपिन थे तब वहाँ चुनाव लड़े थे। हाँ, वहाँ भेजा गया था, मैं बलरामपुर में भेजा गया था, और वहाँ उसमें गैसणी में कार्यालय पर मैं था, कार्यालय पर काम देखा है मैंने। तो आडवाणी जी के साथ भी। तो कभी आप बड़े जब नेता बन गए तब अटल जी से मिले कभी कि देखिए मैं आपके कार्यक्रम? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई राजनीति का एक वाक्य जिसे आपको याद आता हो बार बार, वो दिन आपके लिए बड़ा खास रहा हो, या तो फिर कोई ऐसा दुखदाई रहा हो जिसमें लगा हो आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने आपके लिए कुछ नहीं किया? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन अटल जी के क्षेत्र में अटल जी का चुनाव था, और मुझे बहुत छोटा सा काम मिला था, हम लोग विद्यार्थी थे, इसलिए कार्यालय पर मुझे केवल एक काम था कि कार्यालय में बैठूं। जो पर्ची उस समय लिखी जाती थी हाथ से, तो लोग सवेरे हमसे पर्ची ले जाते थे, शाम को दे जाते थे, उनके पैसे का हिसाब करते थे, इतना लिखना हो गया। तो कार्यालय हम लोग नहीं छोड़ते थे। जब बंडल बंद हो जाता तो साइकिल जाते थे, छोड़ आते थे। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन अटल जी उस बूथ पर आए जहां मैं था। जैसे मुझे पता लगा, अटल जी तब भी बड़े नेता थे। अटल जी का नाम तब भी बहुत बहुत बड़े नेता थे। तो जैसे पता लगा तो मेरे दिमाग में आया मैं क्या करूं, तो एक कटोरी में इतनी बड़ी बर्फी की टुकड़ी और एक गिलास पानी लेकर मैं दौड़ा, और जाके वहां गेट पर खड़ा हो गया। जब स्कूल से लौट के आए हो तो मैं कटोरी में मिठाई और वो लिए खड़ा था, तो देखा उन्होंने, तो हम कहा यहीं कार्यालय पर हूँ, बताया मैंने। और तो कहीं पीठ पर हाथ रखा, उन्होंने कहा इसको रखो, आज खाने का दिन नहीं है, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन इसको तुम खा लेना, तब खाने का दिन आएगा।
अच्छा। तो हमको लगता है कि उतना वो ऐसे मुझे एक नरेंद्र मोदी जी का याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, मैं विभाग संयोजक था और नरेंद्र मोदी जी ये थे महामंत्री थे संगठन के। उनका प्रवास लगा था, बहराइच से बलरामपुर जा रहे थे। रात्रि निवास उनका श्रावस्ती में हुआ। श्रावस्ती में जो रुके तो सवेरे उनको उसमें श्रावस्ती में घुमाना था। तो एक जो बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में उनके साथ मैं नहीं, पूरी टीम थी, तो हम लोग गए। तो जो उसमें वहां की थाई उसकी श्याम जो महिलाएं हैं, वो सारी बड़ा आदर से बैठाए, सबको चटाई बिछा के उनको आगे बैठाया। बहुत बड़ी भव्य मूर्ति थी, उनके बगल में मैं बैठा था। तो हमने उनसे कहा बहुत बड़ी मूर्ति है, तो उन्होंने कहा जब यहाँ बैठाओगे तो इतनी हो जाएगी, इतने में। तो मुझे ध्यान है कि वो ध्यान करने का एक है, चाहे जितना बड़ा हो, और जब आंख बंद कर ध्यान करेंगे तो अपने आप जितना बड़ा हमारा वो होगा उसमें समा जाएगा। आपकी विधानसभा जो आती है बृजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र में आती है जी। कई बार के सांसद, इस बार बेटे उनके सांसद हैं। हाँ। उनके बारे में आपको क्या लगता है, कैसे नेता हैं? बड़ा इल्जाम लगता है, अब तो रोज बयान देते हैं, लोग कहते हैं बयान ही देते रहते हैं। आपका उनको लेकर? देखिए, भगवान ने उनको काफी संपत्ति दी है और वो बहुत खुशहाल हैं। उनको जो जो है सब है उनके पास। अब मस्ती से वो जीना चाहते हैं, तो चाहे क्या बोलेंगे क्या करेंगे यह उनकी सोच में है, और वो अपने में बिल्कुल निर्भीक निडर है। रिटायर हो गए, वो भी लगभग रिटायर, वो अभी तो रिटायर नहीं हुए। हाँ, नहीं, बल्कि वो कहते हैं मैं अपने को अनुभव करता हूँ, 40-45 अनुभव करता हूँ। और मैं तो अपने बेटे कंपटीशन की बात करते हैं। जी जी। लेकिन आपसे कभी, जब से लोकसभा उनका बेटा सांसद बना, उनका टिकट कटा, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई? कभी उनको भविष्य को लेकर कोई आपसे योजना बताई? नहीं, मुलाकात हुई, लेकिन भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं बनी, बताई, और ना हमने पूछा, क्योंकि वो मुझसे पूछा जाए इसकी आवश्यकता नहीं, उनका स्वयं सब प्रकट होता रहता है। और वो आज की डेट में पूरे भारत में वो प्रवास कर सकते हैं, करते हैं, और उनको अपना लगता है कि मस्त रहो, ये है उनका। तो सुना आपने, हमारे साथ थे 3 बार के विधायक, 1 बार कैबिनेट मंत्री, और लगभग 6 दशक, यानी कि 3 पीढ़ी जब जवान होती है तब तक उन्होंने राजनीति की। विद्यार्थी परिषद से संघ से पहुंचे, संघ से भाजपा पहुंचे, और लगातार समाज सेवा करते रहे, अपने क्षेत्र की सेवा करते रहे। लेकिन इनका जो अनुभव रहा है वो आज भी उसी सामान्य आदमी की तरह है जो एक किसान परिवार के बेटे का, एक मजदूर परिवार के बेटे का होता है। आज भी इनकी जो बातें हैं, जो खुद को जो भी जीवन में इनके रहा है उसे ये हृदय एक्सेप्ट करते हैं, और जो नहीं मिला उसके बारे में सोचते नहीं है। ये इनका जो जीवन है ऐसे लोगों के लिए मिसाल और प्रेरणादायक है, जो लोग आज के दौर में तुरंत कुछ ना कुछ चाहते हैं। राजनीति में आते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में, वकालत में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तुरंत ख्याति पाना चाहते हैं। इनका जीवन अगर वो लोग पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि जिस व्यक्ति ने 3 दशक तक, 4 दशक तक बिना कुछ पाए वो काम करता रहा, और लगभग 5 दशक बाद में या 4.5 दशक के बाद में वो विधानसभा पहुंचा, और उसके बाद में भी लगातार अपने मेहनत के दम पर अपने क्षेत्र से लेकर लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी का काम, सरकार का काम, जब जब जो जिम्मेदारी मिली उसे करते रहे। अब जबकि अब ये लगभग रिटायर हो चुके हैं, और अब इनका जीवन, इन्होंने जैसा कि आपने सुना होगा, खुद बताया कि आज भी इन्हें ये शौक है, इन्होंने क्योंकि अपने काम को ही अपना शौक बना लिया। आज भी इनका मानना है कि ये रोज अगर सुबह उठें तो या तो पार्टी कुछ काम करेंगे, या तो लोगों का काम करेंगे, अपने इनके जो मित्र हैं उनसे मिलेंगे। आज भी ये लोगों के बीच में बने रहते हैं, और लोगों की जो भी समस्याएं इनके लायक रहती हैं उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ, और ऐसी लंबी बातचीत करेंगे, और कुछ ऐसी बातें उनसे निकाल के लेकर आएंगे जो आज तक ना आपको किताबों में मिलेगी, ना किसी भी इंटरव्यू में मिलेगी। नमस्कार।